साड़ी पहनने वाली बहू। सुनिए जी, हमारी बेटे की उम्र हो रही है, अब हमें उसके लिए लड़की देखना शुरू कर देना चाहिए। अरे अभी देवेश बच्चा ही तो है, तुम अभी से क्यों उसके लिए लड़की देख रही हो? अभी से लड़की देखेंगे तभी तो हमें कोई अच्छी लड़की मिलेगी ना, वरना आजकल का जमाना कैसा है ये तो आप भी जानते ही हैं। अच्छे घर की लड़कियां मिलना बहुत मुश्किल है। बात तो एकदम सही है तुम्हारी। आप रिश्ते देखिए और मैं बहू। इस घर में बहू तो सिर्फ मेरी पसंद की ही आएगी। विक्रम अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद वो सलोनी के घर जाते हैं। लड़की कहाँ है, जरा उसे बुलाइए तो सही। जी बस अभी आती ही होगी। स्मृति के इतना बोलते ही जींस टॉप पहने सलोनी वहां आ जाती है। सलोनी को देखते ही लड़के वालों के होश उड़ जाते हैं। ये क्या पहन कर आई है आपकी लड़की? माफ कीजिएगा लेकिन हमारे घर में ये सब कुछ नहीं चलेगा। वो आंटी जी क्या है ना, आज मुझे कॉलेज से आने में थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए तैयार होने का टाइम ही नहीं मिला। तो तुम कॉलेज भी जाती हो? वैसे कितनी पढ़ी लिखी हो तुम? मैं अभी MBA की पढ़ाई कर रही हूँ। शादी के बाद क्या इरादा है तुम्हारा, जॉब या घर? जैसा आप कहो। देखो सलोनी, शादी ब्याह का मामला है इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे मेरे बेटे के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो खाना बनाना, बड़ों का आदर करना, पूजा पाठ करना जानती हो। ये जींस पहनना, कॉलेज जाना और जॉब करना, ये सब हमारे घर नहीं चलेगा। माँ ये सब आप क्या बोले जा रही हो? आखिर जींस पहनने में क्या बुराई है? और उसे जॉब करनी है या पढ़ाई, ये सब तो उसकी मर्जी है, इसका फैसला हम कैसे कर सकते हैं? चुप कर तू, तुझसे किसी ने सलाह नहीं मांगी है। तुम बताओ सलोनी, अगर तुम्हें हमारे घर की बहू बनना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। आंटी जी मैं जींस भले ही पहनती हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे अंदर संस्कारों की कमी है। मुझे खाना बनाने, कपड़े बर्तन धोने से लेकर भगवान की पूजा अर्चना करना सब आता है। लेकिन मैं आपकी शर्त नहीं मान सकती। ना तो मैं जींस छोड़ूंगी और ना ही अपनी पढ़ाई। ठीक है, फिर हम भी इस शादी के लिए इनकार करते हैं। वृंदा ये तुम क्या बोल रही हो? मैं ठीक ही तो बोल रही हूँ। मुझे सुशील और संस्कारी लड़की चाहिए। ऐसे आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन वृंदा को ऐसी एक लड़की भी नहीं मिलती जो उसकी शर्तों पर शादी के लिए तैयार हो। वो जहां भी लड़की देखने जाती उनसे ताउम्र साड़ी पहनने और घर का चूल्हा चौका करने की शर्त रख देती, जिसे सुनते ही लड़की इनकार कर देती। देखो वृंदा, बहुत मुश्किल से एक और रिश्ता आया है, तुम प्लीज यहाँ किसी पर कोई शर्त मत थोप देना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी उटपटांग शर्तों के कारण हमारे बेटे की उम्र निकल जाए। अच्छा, तो अभी आपको मेरी शर्तें उटपटांग लग रही है। जिस दिन कोई गलत लड़की हमारे घर की बहू बन जाएगी ना, तब समझ आएगा आपको। देवी जी, अगर आपका हो गया हो तो अब चले हम लड़की देखने। हाँ तो चलो ना, कौन मना कर रहा है। वृंदा और विक्रम अपने बेटे के संग लड़की देखने जाते हैं, जहाँ लड़की की माँ चारुलता उनका स्वागत करती है। आप कुछ चाय नाश्ता लेंगे? नहीं नहीं, आप बस लड़की को बुला लीजिए। चारुलता अपनी बेटी वैदेही को आवाज देती है। थोड़ी ही देर में साड़ी पहने, हाथ में चाय लिए और सर पर पल्लू रखकर वैदेही आ जाती है। वैदेही को देखते ही वृंदा फूले नहीं समाती। वो बिना कुछ पूछे ही रिश्ता पक्का कर देती है और अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करा देती है। शादी के 2 दिन बाद, वैदेही बेटा, देवेश ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो उसके लिए चाय बना कर ले आ। मम्मी जी मुझे चाय बनानी तो आती ही नहीं है, और उनको ऑफिस के लिए बहुत देर भी हो रही है, वरना मैं YouTube में देखकर बना लेती। अब एक काम कीजिए ना, आज आप चाय बना लीजिए, मैं कल बना लूंगी। वैदेही की बातें सुनकर वृंदा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। पर अब वो करती भी तो क्या, बेटी को ऑफिस के लिए लेट जो हो रहा था, तो बस फटाफट वृंदा ने रसोई में घुसकर चाय बनाना शुरू कर दिया। जिसके बाद देवेश ऑफिस के लिए निकल गया। अब वृंदा सीधे वैदेही के कमरे में जाती है। बहू, तुझे खाने में क्या क्या बनाना आता है? कुछ भी नहीं मम्मी जी। हैं? कुछ भी नहीं मतलब? क्या तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया? नहीं तो मम्मी जी। वैदेही के इतना बोलते ही वृंदा अपना सर पकड़ लेती है। वैदेही भी अपनी सास की यह हालत देख मंद मंद मुस्कुराने लगती है। अच्छा बहू ये बता, तुझे कपड़े धोने तो आते हैं ना? ना। क्या? कपड़े धोने भी नहीं आते? अच्छा तो बर्तन धोना, वो तो आता ही होगा। नहीं मम्मी जी, मैंने आज तक कभी बर्तन धोए ही नहीं। तो एक बात बता बेटा, तुझे आता क्या है? इस पर वैदेही शर्माने लगती है। अरे शर्मा क्यों रही है, बता ना, कुछ तो आता ही होगा तुझे। वैदेही शर्माते हुए कहती है, मम्मी जी दरअसल मुझे ना खाने पीने और सोने के अलावा कुछ नहीं आता।
वैदेही के इतना बोलते ही सास का सर चकराने लगता है। वो खुद को संभालते हुए कहती है, कोई बात नहीं बहू, मैं हूं ना, मैं तुझे सब सिखा दूंगी। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन वैदेही घर का एक काम भी नहीं सीख पाती। वृंदा भी अब उसे सिखाते सिखाते थक चुकी थी, इसलिए अब वो भी उससे काम करने को नहीं कहती। क्या हुआ वृंदा, इतने परेशान क्यों हो? अब क्या बताऊं आपको, सारा काम दिन रात बस मुझे ही करना पड़ता है। बहू को कुछ भी बोलती हूँ तो वो साफ इनकार कर देती है। अब बहू तो तुमने खुद ही पसंद की थी, तो भुगतो अब। इसीलिए कहता हूँ, पहनावा देख कर किसी इंसान को मत तोला करो। कितना समझाया था, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। अच्छा ठीक है, मानती हूँ सही बहू चुनने में मुझसे चूक हो गई, आप खुश? इतना कहकर वृंदा वहां से चली जाती है। एक दिन वृंदा से मिलने उसकी कुछ सहेलियां घर आती हैं, जिनमें से एक सहेली अपनी बहू को भी साथ लेकर आती है। अपनी सहेली की बहू को देख वृंदा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुम यहाँ? ये मेरी बहू है सलोनी, तुम जानती हो एक दूसरे को? जी माँ जी, आंटी जी अपने बेटे का रिश्ता लेकर मेरे घर भी आई थी, लेकिन उन्होंने शर्त रखी थी कि वो मुझे अपने घर की बहू तभी बनाएंगी जब मैं अपनी पढ़ाई, जॉब और जींस पहनना सब छोड़ दूंगी। सलोनी की बातें सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। इतने में सलोनी की सास कहती है, वैसे अच्छा ही हुआ जो तुम इसकी बहू नहीं बनी, वरना हमारा क्या होता। जानती हो वृंदा, मेरी बहू घर का सारा काम अकेले करती है, मुझे एक बर्तन तक उठाकर नहीं रखने देती। मैं तो सच में बहुत भाग्यशाली हूँ जो सलोनी मेरे घर की बहू बनी है। हीरा है हीरा मेरी बहू। अब वृंदा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। उसे शैलजा से जलन भी होने लगती है, जिसके कारण वो अपनी बहू की झूठी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देती है। अगर तेरी बहू हीरा है तो मेरी बहू भी कोहिनूर है। जानते हो तुम लोग, मेरी बहू तो सुबह उठने से पहले ही मेरे हाथ में खाना ला कर दे देती है और मेरे बोलने से पहले ही घर का सारा काम खत्म कर देती है। ऐसी है मेरी बहू। जिस बहू की तो इतनी तारीफ कर रही है, जरा अब उससे मिलवा भी दे। हाँ क्यों नहीं। वैदेही बेटा जरा बाहर तो आना, मेरी कुछ फ्रेंड्स तुझसे मिलना चाहती है। वृंदा के कहते ही वैदेही सिर पर पल्लू रखकर बाहर आती है और सभी के पैर छूती है। वृंदा, तेरी बहू तो बहुत संस्कारी है। हाँ यार, तू सच में बहुत भाग्यशाली है जो तुझे ऐसी बहू मिली, वरना आज के जमाने में ऐसी लड़की मिलनी बहुत मुश्किल है। सच में क्या किस्मत पाकर आई है तू, तुझे तो कोहिनूर से भी कीमती बहू मिली है। वृंदा झूठी मुस्कान लिए हंसने लगती है। तभी, मम्मी जी मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से जाकर कुछ बना दीजिए ना प्लीज। वैदेही की ये बात सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। अरे बेटा, भूख लग रही है तो जाकर बना ले कुछ, अपनी सास को क्यों परेशान कर रही है? इससे पहले कि वैदेही कुछ बोलती, वृंदा बीच में बोल पड़ती है। वो क्या है ना, बहू को सिर्फ मेरे ही हाथ का खाना पसंद है, इसलिए वो मुझसे बोल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो ये बाहर का कुछ खाती भी नहीं होगी, क्यों बहू? अरे नहीं नहीं आंटी जी, मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ जो भी मिल जाए, बस मुझसे ना ये काम वाम नहीं होता। मुझे तो आप बैठे बैठे जो दे दोगे मैं सब खा लूंगी। क्यों वृंदा, तू तो बोल रही थी तेरी बहू घर का सारा काम करती है। अरे बहू, तुम लोगों से मजाक कर रही है क्या? तुम भी इसकी बातों पर भरोसा कर रहे हो? जा बहू, जाकर सबके लिए चाय बना दे। मम्मी जी, मैंने आज तक अपने लिए तो चाय बनाई नहीं, फिर इतने सारे लोगों के लिए कैसे बना दूं? अगर आप चाय बनाए ना तो मेरे लिए भी बना देना। मेरी फेवरेट सीरियल का आने का टाइम हो गया है, मैं अपने रूम में जाकर टीवी देख रही हूँ। हाँ, थोड़ी देर पहले तक जो लोग वैदेही की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, अब वही लोग उस पर हंसने लगते हैं। वृंदा को अब अपनी बहू और अपनी छोटी सोच पर बेहद शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं वृंदा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते। मुझे फक्र है अपनी बहू सलोनी पर, जो ऑफिस के साथ साथ पूरा घर भी संभालती है। चल बेटा, घर चलते हैं। जी मम्मी जी, बस 2 मिनट दीजिए मुझे। सलोनी वृंदा के पास जाती है और उससे कहती है, आज तो आपको एहसास हो ही चुका होगा आंटी जी कि कभी भी किसी को उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। जींस पहनने का मतलब ये नहीं होता कि लड़की असंस्कारी है, या फिर अगर लड़की ऑफिस जाती है तो अपने परिवार को नहीं संभाल सकती। ये सब सिर्फ एक गलत सोच है। अच्छा हुआ उस दिन आपने मुझे ठुकरा दिया, वरना मुझे इतना अच्छा ससुराल नहीं मिलता। आज अपने पूरे जीवन में पहली बार वृंदा को एहसास होता है कि पहनावे को लेकर उसकी सोच कितनी गलत थी। कभी किसी के संस्कारों को उसके कपड़ों से तोलकर नहीं देखना चाहिए। कपड़े कभी किसी की काबिलियत और संस्कारों को बयान नहीं कर सकते।